शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे संज्ञा एवं उसके भेद। तो संज्ञा क्या होती है, ये संज्ञा शब्द जो है ये कहाँ से आया, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, तो मैंने बोला अभी संज्ञा, और संज्ञा कहाँ से आया ये बात करेंगे। तो संज्ञा जो है, संज्ञा शब्द जो है वो पद के भेद है, पद के भेद से ये संज्ञा शब्द आया है। पद के भेद, यहीं से क्या आया है, संज्ञा शब्द। ठीक है, लेकिन ये मैंने लिख तो दिया कि पद के भेद, लेकिन ये पद होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पद क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा रोहन, क्या लिखा, रोहन। अब ये रोहन क्या है, एक शब्द है, एक नाम है। ठीक है, ऐसे आपसे कोई पूछे रोहन क्या, किसी का नाम हो सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, रोहन एक शब्द है जो कि कई वर्णों के समूह से मिलकर बना हुआ एक सार्थक शब्द है। ठीक है, क्या है, कई वर्णों के समूह से वर्णों के समूह से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द है ना, रोहन। अब देखिए, जो शब्द होता है उसका प्रयोग वाक्य के बाहर और कहीं भी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यदि इसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में ना करके और कहीं भी स्वतंत्र रूप से किया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, शब्द। ठीक है, अभी हम इसको वाक्य बना दें, लिखते हैं रोहन खाना खाता है, रोहन खाना खाता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये पूरा एक वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। अब ये सब हटा दीजिए यहां से, अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, वाक्य बन गया। तो मैंने अभी अभी बोला कि जब ये एक शब्द कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए या किसी वाक्य के बाहर प्रयोग किया जाए तब इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, तब तो ये शब्द है। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि ये तो वाक्य के साथ में प्रयोग हो रहा है, और जब ये शब्द वाक्य के साथ में प्रयोग होगा तब इसको हम कहेंगे क्या, पद। क्या कहेंगे, पद। ठीक है, पहले तो ये शब्द था। तो सीधी सीधी बात यह हमें जाननी है कि जब वाक्य के साथ में प्रयोग हो तो उस शब्द को हम पद कह देते हैं, उस शब्द का एक नाम दे दिया जाता है पद। और जब वही शब्द स्वतंत्र रूप से कहीं भी यूज किया जाए तब हम उसको कहते हैं शब्द। ठीक है, तो अब बात करेंगे पद के भेद। पद के भेद क्या है, उसको मैं रफ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पद समझ में आया होगा क्या होता है। तो पद के जो भेद हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार से बांट के हम पढ़ेंगे इसको। एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब ये जो विकारी शब्द है ये विकार शब्द से आया है, और विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। तो देखिए इसका अर्थ हो गया क्या, परिवर्तन। जबकि आगे क्या लिखा हुआ है, अविकारी, मतलब बिना विकार के। इसको अलग अलग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, आ प्लस विकारी, है ना, क्या लिखेंगे, आ प्लस विकारी, मतलब बिना विकार के। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया, बिना परिवर्तन के, है ना, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। अब परिवर्तन ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है भाई, ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, है ना, कहाँ परिवर्तन होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं परिभाषा पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। जब यहाँ पर लिखिए जो शब्द लिंग वचन कारक और
के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ भी परिभाषा लिख देती हूँ। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये परिभाषा हमसे क्या कहना चाह रही है। इसमें तो लिखा हुआ है कि जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से, मतलब ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल के संपर्क में आने से उनका जब प्रभाव हो तो वो क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। तो वो कैसे शब्द होंगे? विकारी। जबकि ऐसे शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित ना हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। अब देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखती हूँ। यहाँ पर आप लिखिए लड़की। ये है उदाहरण, लड़की लिखिए। लड़की कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है ना। अब मैंने पूछ लिया इसका पुल्लिंग बताइए, तो क्या हो जाएगा? लड़का। क्या होगा? लड़का। मैंने पूछा इसका बहुवचन बताइए, क्या हो जाएगा? लड़कियां। ठीक है, तो देखिए लिंग वचन कारक के हिसाब से क्या हुआ कि मैंने पूछा लड़की का पुल्लिंग क्या होगा? लड़का हो गया। लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां हो गया। तो क्या हुआ? इनमें परिवर्तन हो गया है ना। वचन में लिंग में परिवर्तन हो गया है ना, और वचन में, तो वचन में भी परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, किसके संपर्क में आने से? लिंग वचन कारक और काल के संपर्क में आने से जिनमें परिवर्तन हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब इसमें देखिए मैंने लिखा उदाहरण, इधर। मैंने क्या लिखा? इधर। अब मैं आपसे पूछती हूं कि इधर का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो भी हो बताइए। इधर का बहुवचन बताइए। नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो ना ही इधर का ना कोई बहुवचन है, ना ही कोई स्त्रीलिंग है, ना ही कोई पुल्लिंग है। तो इसीलिए इसमें देखिए परिभाषा क्या लिखी है? जिनमें लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है अविकारी। अब विकारी में कौन कौन से हमारे शब्द आएंगे और अविकारी कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। इसको मैं जरा सा रफ कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम विकारी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, एक तो पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम,
संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी के अंतर्गत। इनमें जो शब्द आएंगे उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी लिख लीजिए उदाहरण में अव्यय, सॉरी उदाहरण नहीं लिखना था, चलो कोई नहीं, उदाहरण में यहाँ पर लिख लीजिए अव्यय, ठीक है। जो अव्यय है वो हम अविकारी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो अव्यय के अंतर्गत शब्द आएंगे उनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अव्यय को अविकारी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जबकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये ऐसे हैं, इनके अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए इनको विकारी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो अभी तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा, और संज्ञा समाप्त होने के बाद पढ़ेंगे सर्वनाम, फिर उसके आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे क्रिया विशेषण, फिर अव्यय अविकारी के अंतर्गत, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि संज्ञा कहाँ से आया, संज्ञा किसका भेद होता है, ठीक है, और ये अविकारी अविकारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पद के भेद कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और पद के भेद के अंतर्गत ये 5 आते हैं। कौन से? ये 5, एक तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और एक ये 5 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ संज्ञा की तरफ। हेडिंग कर लिए यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, जिसके द्वारा किसी प्राणी या लिख लीजिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव का बोध हो, या यहाँ पर एवं लिख लीजिए, भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का सीधा सीधा मतलब समझा जाए तो संज्ञा का मतलब नाम। नाम किसका नाम? तो किसका नाम होगा? एक तो व्यक्ति का नाम, दूसरा वस्तु का नाम, तीसरा स्थान का नाम, चौथा भाव। ठीक है, तो भाव किस प्रकार का? प्रेम का भाव, अपनत्व का भाव, ठीक है, गैर का भाव, मतलब होता है ना कि ये अपना है और ये बहुत अच्छा है, ये सुंदर है और ये प्रेम करने के लायक है, ये बुरा है, तो अपनत्व का भाव, प्रेम का भाव, इस प्रकार के भाव। तो किसका नाम मैंने बताया? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। सीधा मतलब समझा जाए तो नाम। नाम किसका? तो बताया अभी। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, अब लिखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग। व्यक्ति का नाम जैसे रोहन, मोहन, फूलचंद, है ना, और भी बहुत सारे नाम, रीता, गीता, तो ये सब किसके? व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वस्तु के नाम, पेन, कॉपी, लाइट, मेज, कुर्सी, है ना, तो ये वस्तु हुई, तो वस्तु के नाम। स्थान जयपुर, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, और भाव वो तो मैंने भी आपको बताया था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है,
तो अभी क्या पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तब मैं आपको बताऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। उसमें संज्ञाओं के नाम अलग अलग होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उन सब के नाम आपको बाद में भी बताऊंगी। पहले ये देखिए संज्ञा के भेद। तो इसमें तो हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद कितने होंगे, 3 प्रकार के। यहां पर लिख लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का हो जाएगा, ये संज्ञा के जो भेद हैं कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के, ठीक है। तो 3 प्रकार के इसमें कौन कौन से होंगे वो बात देखनी है हमको। तो मैं यहां पे ना लिख के यहां लिखती हूं, ये लिखा मैंने ऐसे। एक तो लिखिए रूढ़, एक तो रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, यौगिक, और तीसरे नंबर पे आ जाता है योग रूढ़। क्या आ जाएगा, योग रूढ़, ठीक है। तो अब इसमें समझना है हमें कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या होते हैं। तो रूढ़ क्या होता है, रूढ़ ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाएं लेकिन सार्थक ना हो, ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाएं और उनके खंडों के जो अर्थ निकले वो निरर्थक हो, मतलब वो अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं रखते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मैंने लिखा है यहाँ पर घर, ठीक। अब घर, घर के मैंने खंड कर दिए, मतलब शब्दों के खंड करना है इसमें, तो मैंने खंड किया तो क्या बन गया, एक तो बन गया घा और दूसरा बन गया रा। अब बताइए घर का तो एक अर्थ था, घर, निकेतन, आलय, सदन, ठीक है। लेकिन ये घा और रा का कोई अर्थ नहीं है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते हैं। तो ये कैसे शब्द हो गए, ये निरर्थक हो गए। इसी प्रकार आप लिखिए यहाँ पर मुंह, मुंह, तो मुंह में क्या हो जाएगा, मुंह और हा। तो मैंने बताया आपको, आपको किसी परिभाषा, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड करने पर, जिनके खंड करें और उनके खंडों का जो अर्थ है वो कोई भी ना, उनके खंड निरर्थक हो, ठीक है, उनका कोई भी अपना अर्थ ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे मैंने लिखा घर, मुंह, हाथ, पैर, 2 ही वर्ड वाले ज्यादातर क्या होता है, मतलब 2 ही वर्ण वाले जो होते हैं शब्द वो ही ज्यादातर रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे 2 है तो मैंने दोनों को अलग कर दिया, इनका कोई भी अर्थ नहीं बचा, ठीक है। मुंह हो गया, हाथ, पैर, ठीक है। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं उनका जब हम उनको अलग अलग करेंगे, उनके खंड करेंगे, उनके कोई भी अर्थ नहीं रह जाएंगे, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक हम किन्हें कहते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं जब उनके खंडों को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा कि वो उनके जो दोनों खंड बनेंगे वो अपने में एक सार्थक अर्थ रखेंगे, ठीक है। उनके खंड कैसे होंगे, सार्थक होंगे, मतलब अपने में एक अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए रसोई घर, रसोई घर, ठीक है, ये पूरा एक शब्द है। अभी मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है, मतलब इसके खंडों को अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा रसोई और दूसरा क्या बन जाएगा, घर। तो घर का भी अपना एक अर्थ है और रसोई का भी अर्थ है, घर जिसमें हम रहते हैं, रसोई जिसमें हम खाना पकाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके खंडों को हम अलग करते हैं और उनके खंड एक सार्थक अर्थ रखते हैं, ठीक है, जो खंड है वो सार्थक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक है। रसोई घर हो गया, पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तकालय को यदि हम अलग करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक और आलय, तो एक तो पुस्तक हो गई, बुक, ठीक है, आलय मतलब घर हो गया, या पूरा आप कहेंगे तो पुस्तकों का घर जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर हिमालय भी हो जाएगा, हिम का आलय, है ना, हिम अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा। हिम का अर्थ होता है बर्फ,
आलय का अर्थ होता है घर। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ पुस्तक, और एक हो जाएगा आपका आलय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम और आलय। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, योग रूढ़ क्या होता है, क्योंकि क्या है कि ये योग रूढ़ जो शब्द है ये एक तो रूढ़ और दूसरा यौगिक दोनों से मिलकर के बना है। तो योग रूढ़ में क्या होगा, तो योग रूढ़ में ऐसे शब्द आते हैं जिनके खंड करेंगे तो खंडन करने पर जो शब्द बनेंगे वो एक सार्थक अर्थ रखेंगे, लेकिन क्या होगा कि जो उनका अर्थ होता है सही में वो अर्थ उनके खंडों से, जो उनके खंडों से अर्थ निकलेगा और जो पूरे शब्द का अर्थ होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, बस इतना ही अंतर होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ पंकज, मैंने लिखा पंकज, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको मैंने अलग किया तो क्या होगा पंक, एक पंक तो अलग हो जाएगा और प्लस जा अलग हो जाएगा। अब कहेंगे ये जा अपने आप में क्या अर्थ रखता है, भैया जा का यहाँ पर अर्थ है बहुत बड़ा अर्थ है। देखिएगा पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ क्या होता है कीचड़। जा का अर्थ क्या होता है जन्मा हुआ, जा का अर्थ होता है जन्मा हुआ, ठीक है। जब मैंने पंकज को मतलब पंकज शब्द के खंड किए तो एक तो बना पंख और दूसरा बना जा। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्मा हुआ, तो पूरा अर्थ क्या हो गया कीचड़ में जन्मा हुआ, क्या हो जाएगा कीचड़ में जन्मा हुआ, ये इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। जब मैंने इसके खंड किए तब इसका ये अर्थ निकल रहा है। अब देखिए पंकज का सही में अर्थ क्या होता है, पंकज का अर्थ होता है कमल, क्या होता है कमल, ठीक है। तो बात तो सही कही गई है कि कीचड़ में जन्मा हुआ, कमल का जो कमल खिलता है वो पानी में कीचड़ में मिट्टी में है ना, वही तो होता है। तो पंख प्लस जा का अर्थ हो गया कि कीचड़ में जन्मा हुआ, जबकि पंकज का अर्थ है कमल। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो जब इनके खंड करेंगे तो इनके खंड सार्थक होंगे, लेकिन पूरे शब्द का अर्थ और खंडों का अर्थ जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, बस। तो देखिए भिन्न भिन्न हो गया। अब आपको याद रहना चाहिए कि पंकज का अर्थ है कमल, जबकि पंख प्लस जा को हम याद करें अलग करेंगे तो कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थ उसका निकलेगा। तो क्या हो गया कि अर्थ तो दोनों के सार्थक हैं लेकिन भिन्न भिन्न हो जाते हैं, जबकि बाकी में ऐसा नहीं था। ऊपर देखिए मैंने इसको अलग किया, लिखा हिम प्लस आलय, तो क्या हुआ हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो क्या हो गया बर्फ का घर, ठीक है, हिम प्लस आलय हिमालय। और ऐसे यहाँ पर लिखा तो पुस्तक प्लस आलय हुआ, तो पुस्तक का आलय मतलब जहाँ पुस्तकें रखी जाती हो, तो यहाँ पर पुस्तकालय का भी वही अर्थ था और मैंने यहाँ पर इनका खंडन किया तब भी वही अर्थ निकल रहा है, ठीक है। और उसका तो जैसे कोई अर्थ ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि दोनों में अर्थ है, दोनों सार्थक है, लेकिन अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, उसमें आपको शब्द दे देगा ऑप्शन में और पूछेगा योग रूढ़ शब्द कौन से हैं या फिर यौगिक शब्द कौन से हैं, रूढ़ शब्द कौन से हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं 3, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्युत्पत्ति के आधार पर तो हो गया, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ अर्थ के आधार पर। संज्ञा के भेद किसके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। कितने
कितने प्रकार की होती है संज्ञा के भेद जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट संख्या पूछ ली जाती है एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर 3। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 5? ये देखिए 4 5। एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर लिख लीजिए भाववाचक संज्ञा, नहीं जातिवाचक लिखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और सबसे लास्ट में लिख लीजिए संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हैं अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के भेद। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 2 3 नंबर 4 और नंबर 5। एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और नंबर 4 पे समूहवाचक और सबसे लास्ट में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको देखिए पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार की इसकी परिभाषा होगी। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी नाम का, वस्तु का, व्यक्ति का, है ना, अर्थ प्रकट हो रहा, उससे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार द्रव्यवाचक में। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और व्यक्तिवाचक संज्ञा हेडिंग डालिए। क्या? व्यक्तिवाचक। लिखिए नंबर 1 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जो संज्ञा, मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लिखिए किसी का नाम, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया? व्यक्ति। व्यक्ति का कोई नाम होगा ना, लिख लीजिए मोहन, तुलसीदास, तुलसीदास, रामचरितमानस, रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, और ये क्या? एक वस्तु है, एक किताब है, ठीक है, जिसका एक नाम है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। आगे देखिए, झील के नाम ले लीजिए, डल झील, उलर झील, चिल्का झील, तो क्या हो जाएगा? डल झील।
और भी इसके अंतर्गत लिख लीजिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। जौनपुर, सीतापुर, लखनऊ, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? बस नाम होना चाहिए किसी का, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो। तो ये जितने भी नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए आप, सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला देखिए नंबर 2 पे डालिए जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें लिखिए जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो, किसी जाति का बोध कराती हो। उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स को कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए व्यक्तिवाचक में मैंने अभी आपको बताया कि नाम होना चाहिए किसी वस्तु का, है ना, कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए कि मतलब उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नाम हो किसी का, मोहन, रोहन, सीता, रीता, है ना, ये सब क्या है? नाम है। किताबों के नाम ले लीजिए, किसी भी बुक का कोई नाम हो तो क्या होगा? मैंने बोला किताब, केवल किताब बोला, किताब किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक, क्योंकि किताब तो जितनी भी किताबें हैं, किताब तो जाति का नाम हो गया ना, जितनी भी जात मतलब किताबें हैं उन सबको हम किताबें कहते हैं। लेकिन किसी किताब का अगर नाम दे दिया जाए तो वो नाम किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए उदाहरण लिखिए। उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर गाय, गाय के बाद मैंने लिख दिया मनुष्य, नदी, पहाड़, लड़की, लड़का, भाई, चावल, यहाँ पे लिख लीजिए चावल, गेहूं, आम इत्यादि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि गाय बोला, आप कहेंगे गाय तो नाम है, गाय तो व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, लेकिन हमें ये बताइए कि जो गाय है दुनिया संसार में देश विदेश में जितनी भी गायें हैं उनको गाय ही तो कहा जाता है ना। तो ये गाय शब्द जो है ये तो पूरे गोजाति के लिए प्रयुक्त होता है ना। गाय की जितनी भी जातियां हैं सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, गाय। ये गाय है, ये गाय है। उसको हम ये नहीं बोलते कि ये पीली गाय है, ये नीली गाय है, इसका नाम कमला है, उसका नाम रानी है ना, ऐसा तो नहीं बोलते। गाय है और गाय पूरी गोजाति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। तो गाय किसके लिए प्रयुक्त हो गया? पूरी गोजाति के लिए। तो गाय कैसा शब्द है? जातिवाचक। इसी प्रकार मनुष्य, मनुष्य सब मनुष्य तो है इतने सारे दुनिया देश विदेश में, है ना। तो मनुष्य का अगर कोई नाम है, मैंने बोला रोहन, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक में। मैंने बोला रवि, किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैंने बोला एक मनुष्य जा रहा था, तो मनुष्य तो पूरी मानव जाति का मतलब मानव जाति का पूरी बोध कराती है ना मनुष्य। तो मनुष्य क्या हो गया? एक सबको मनुष्य कह सकते हैं, तो मनुष्य जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार नदी,
जितनी भी नदी है सबको हम क्या बोलते हैं, नदी है। लेकिन यदि किसी नदी का नाम ले रहे हैं स्पेशल रूप से, जैसे मैंने बोला गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये जो गंगा यमुना है ये किस में आएगा, इसमें आ जाएगा गंगा। ठीक है, और भी जिन नदियों के आप नाम लेंगे वो सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैंने बोला नदी, तो नदी तो सभी नदी हैं, तो नदी किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। इसी प्रकार मैंने बोला पहाड़, तो पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, पहाड़, पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ है ना, और इधर ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती है कहवा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ये मैंने स्पेशल नाम ले लिया जिनका, तो वो किस में आ जाएंगी, नाम कहीं पे भी है तो नाम वाले जितने भी हैं वो किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर ऐसे ही किसी को बोला जा रहा है कि ये मनुष्य है, ये किताबें हैं, ये नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, तो ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। इसी प्रकार लड़की कहा जा रहा है, किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा, लड़की तो पूरी लड़की जाति के लिए है ना, सभी लड़कियां हैं, तो ये तो पूरी जाति का बोध करा रही है, इसलिए लड़की जो है ये भी किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। अगर मैंने किसी लड़की का नाम ले लिया सीता, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ये अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। ठीक है, इसी प्रकार चावल, चावल मैंने बोला चावल की तो एक प्रजाति होती है ना, पूरी जाति के लिए चावल बोला जाता है। यदि चावल की कोई प्रजाति का, एक प्रजाति का हम नाम ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी जाति के लिए चावल प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भाई लिखा हुआ है, तो भाई, भाई तो सब भाई है ना, तो पूरी भाई मतलब सबके लिए उपयुक्त हो रहा है, तो भाई भी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार गेहूं भी, और इसी प्रकार आम भी। आम तो, आम की प्रजातियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला, आम, किसी का नाम नहीं लिया कि किस प्रकार का आम है या किस प्रजाति का आम है। ठीक है, यदि हम प्रजाति का नाम लेते तो वो नाम आ जाता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इनमें आपको बस शब्द दिए हो, आपको ये देखना है कि किसी का नाम है तो सीधा सीधा चले जाइए व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। यदि किसी जाति का बोध हो रहा है, सबके लिए वही नाम प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे मनुष्य हो गया, नदी हो गया, लड़की हो गया, चावल हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत, जातिवाचक के। अगला लिखिए नंबर 3 पे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक से आपको एक आइडिया लग रहा होगा, द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य मतलब पदार्थ, और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, साइंस में पढ़ा होगा, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो जितनी भी अवस्थाएं मतलब 3 अवस्थाएं जो है वो इसी के अंतर्गत आएंगी। लिखिए परिभाषा, जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, धातु, अधातु का बोध कराती हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराती हैं उनको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में आपको बताया था कि द्रव और द्रव्य इन दोनों में, क्योंकि ये सुनने में एक ही जैसे लग रहे हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर। तो क्या अंतर है, द्रव्य का मतलब तो होता है पदार्थ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया द्रव्य, द्रव्यवाचक, तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव, द्रव का यहाँ पर अर्थ होता है कोई तरल पदार्थ, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो द्रव है उसका अर्थ होता है तरल, जबकि द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। अब यहाँ पर लिखिए उदाहरण, उदाहरण लिखिए सोना, चांदी, सोना, चांदी। अब देखिए ये धातु है। ठीक है, सोना, चांदी, कोयला,
हीरा, कोयला, हीरा, और लिखिए पानी, तेल, धुआं, ऑक्सीजन, धुआं, ऑक्सीजन आदि, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, ये जितने भी शब्द है ना ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक के अंतर्गत। क्योंकि देखिए आपको इतना याद रखना, जहां पर भी द्रव्यवाचक दिखे वहां पर क्या देखना है? ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के नाम आपको दिए हुए हैं। आगे धातु या अधातु, तो सोना, चांदी, कोयला, हीरा, पानी, तेल, धुआं, ऑक्सीजन। ठीक है, ये कैसे गैस अवस्था होती है ना, तो ऑक्सीजन वही तो होती है गैसीय अवस्था। तो इसलिए ये जो सब उदाहरण है ये है द्रव्यवाचक के, इतना नोट कर लीजिए। भाई यहाँ पर आदि लिख लीजिएगा, आदि, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब लिखिए नंबर 4 पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पर परिभाषा में क्या कहा गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका नाम है, पहली बात तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से ही आपको पता चल रहा है कि जहां पर समूह का बोध हो रहा, समूह का मतलब कोई एक अकेले पर्सन की बात ना हो रही हो। भेड़ों का झुंड हो गया, गायों का झुंड हो गया, या फिर सेना हो गई, फौज हो गई, और भी झुंड हो गए, दल हो गए, सभा हो गई। ठीक है, इस प्रकार की जो इस प्रकार के उदाहरण या फिर इस प्रकार के जो शब्द हैं वो समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। लिखे यहाँ पर झुंड, सभा, दल, सेना, समिति, समिति, टीम, समिति, टीम। अब देखिए यहाँ पर झुंड जो होता है वो अकेले का तो नहीं होता है। वाक्य प्रयोग करके देखिए, कहते झुंड बना के क्यों खड़े हो? स्कूल जाओ, देखो टीचर डांटेंगे, है ना, झुंड बना के क्यों खड़े हो, पढ़ो आकर बैठ के, है ना, ऐसे डांट देते हैं। तो क्या होता है कि झुंड वही एक पास में 4 लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं ना, तो कहेंगे झुंड बना के मत खड़े हो। तो वही झुंड कई लोगों से बनता है ना, तो समूह हुआ ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सभा, तो सभा भी तो कई लोगों से मिलकर ही तो होती है ना, सभा, मीटिंग, है ना। उसके बाद लिखा हुआ दल, दल आ रहा है किसी चीज का, मतलब वो मनुष्यों का भी दल हो सकता है, मतलब इंसानों का भी हो सकता है, गायों का दल आ रहा है, भेड़ियों का झुंड आ रहा है, भेड़ियों का दल आ रहा है, मतलब बहुत सारी उसमें भेड़िया शामिल है, इसलिए उसको क्या कहा गया? दल।
सेना, देखिए फौज की सेना, तो उसमें तो सेना है, मतलब उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उसको सेना कहा जाता है। समिति, इसी प्रकार क्या है, टीम। बैट बल्ला खेल रहे हैं आप, बैट बॉल या फिर क्रिकेट, तो क्या कहते हैं, एक टीम बनाइए, मतलब एक टीम में कई लोग होंगे तब मिलकर के खेलते हैं, कोई भी खेल हो। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो है ये सारे शब्द हैं समूहवाचक। उसके बाद लिखिए नंबर 5 पे, और ये है आपका लास्ट, लिखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, परिवार भी, जैसे इसमें परिवार भी आ सकता है ना, परिवार में तो कई लोगों से मिलकर ही तो बनता है, तो उसमें एक और लिख लीजिए परिवार। परिवार, ठीक है। अब आगे लिखिए किसी भाव गुण दोष, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी नाम है, बस आप एक बार इन नामों को याद कर लीजिए कि जो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और वो नाम कौन कौन से, वो याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो नाम है ये नाम ही सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा भाववाचक, तो जिसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, गुण दोष दशा का वर्णन हो रहा हो, वहां क्या होगा, भाववाचक। ऊपर क्या बोला गया, समूहवाचक, तो जहाँ समूह का बोध हो रहा हो। व्यक्तिवाचक, जहाँ किसी नाम का बोध हो रहा है, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, है ना। तो बस आप एक बार नाम याद कर लीजिए और नाम ही आपको सब कुछ बता देंगे। तो इसके भी उदाहरण देख लीजिए। लिखिए भोलापन, क्या है, भोलापन। देखो इसमें किसकी बात हो रही है, तो भाव, दूसरा गुण दोष दशा। देखिए एक तो भाव, कौन सा भाव है, ठीक है। दूसरा गुण, आपके अंदर कौन से गुण है, अच्छाई है, बुराई है, अपनत्व है, ठीक है। दोष, दोष क्या है, दशा क्या है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक के अंतर्गत। देखिए भोलापन, उसके बाद लिखिए अच्छाई, अच्छाई ये भी तो एक भाव है, गुण है ना। उसके बाद लिखिए मिठास, मिठास, कड़वापन, कड़वापन, पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई लिखाई, और हो जाएगा अपनत्व, अपनत्व के बाद सुंदरता, पुरुषत्व, आदि, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब है भाववाचक संज्ञा के, ठीक है। बोला भोलापन, भोलापन तो एक भाव है कि तुम कितने भोले हो, है ना। तो एक भाव है, अच्छाई भी एक भाव, गुण है एक, है ना, कि मैं इतनी अच्छी हूँ, दिल की मतलब कोई भी इंसान है, दिल का कितना अच्छा इंसान है, तो ये क्या है अपने अंदर, एक गुण है ना, एक अच्छाई है, एक और अच्छाई क्या है, एक गुण है। उसके बाद लिखा हुआ है मिठास, तो मिठास क्या है, मिठास एक भाव है, मतलब सॉरी भाव में गुण है कि ये वस्तु मीठी है। उसके बाद लिखा हो कड़वापन, जैसे मिठास वैसे ही कड़वापन। फिर लिखा है पढ़ाई लिखाई, ठीक है, अपनत्व,
सुंदरता, और ये है पुरुषत्व। ठीक है, तो ये जब क्या होता है, किसी भाव या गुण का, दोष का, दशा का वर्णन हो रहा हो तो भाववाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर था संज्ञा वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। इसके बाद आप पढ़ेंगे सर्वनाम। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक जो हैं, जितनी भी हेडिंग्स मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।